ये हो गया वो हो गया। लेट्स आस्क मिस्टर राकेश शेट्टी ऑफ द कांग्रेस। राकेश शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। क्या आज बड़े टायर्ड लग रहे हैं, क्या बात है, आप फास्ट में हैं क्या सर? नवरात्रि का फास्ट है क्या राकेश शेट्टी साहब? आई थिंक वी आर हैविंग एन इशू विद द नेटवर्क विद मिस्टर राकेश शेट्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। जी राकेश शेट्टी साहब ये बताएं, 5 स्टेट में जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस इज अहेड, आगे। क्या ये चुनाव के एंड तक, परिणाम तक आगे ही रहेगी, ये बताएं सर। आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। देखिए, सबसे पहली बात तो जी बोलिए सर। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव तो अभी शुरुआत है जी। और ये 500 स्टेट का जो सर्वे आया, ये जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है कि सर्वे हमारे फेवर्स में है। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन द एंड सब लोग पब्लिक है जो सब करने वाली है, और पब्लिक इस देश में इतने परेशान है। पिछले 9 सालों से हमने देखा कि लोगों का से जो वादा किया गया वो भारतीय जनता पार्टी निभा नहीं रही है। दूसरी बात कि आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इतना, बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को नौकरी नहीं है, और इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई। ये सब मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 450 का सिलेंडर 1200 करके 200 रुपए का छूट देने से कुछ नहीं होने वाला। तो जी। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2024 चुनाव से पहले ये प्रीमिस है जिसको जी लेकिन शेट्टी साहब, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि कर्नाटक में जो भी आपने वादे किए वो आप निभा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी, जो अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे हमारे जितिन गजारिया साहब, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने वादे किए कर्नाटक में वो निभाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? देखिए, उन्होंने अभी अभी बताया कि उन्होंने कर्नाटका सरकार को उत्तर प्रदेश से एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एग्रीमेंट करना पड़ा जी। तो ये 5 साल तो ये लोग की सत्ता में थे, हमारे हाथ में सत्ता आकर 4 महीने नहीं हुए, तो आप 4 महीने में कैसे जज कर सकते हैं? करेक्ट। उसको टाइम दीजिए। कर्नाटका सरकार के पास 5 साल है, वो जरूर डिलीवर करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार जी के लीडरशिप के ऊपर, और कर्नाटक की जनता को भी विश्वास है, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो जो वादा किए वो पूरा करेंगे। क्योंकि आज हम देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि आज हमारा 5 साल सरकार चला, जो जो वादा किए थे हमने मैनिफेस्टो में सब पूरा किया हम। इसलिए दोबारा वहां की जनता हमें सोच रही है कि कांग्रेस को सत्ता पे फिर से लाना चाहती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। कांग्रेस के जो लोग हैं वही वादा करते जो पूरा कर सकते हैं। हम कुछ 15 लाख नहीं बोलते, अगर हम 6000 दे सकते तो 6000 ही हमने वादा किया। हम पहले 15 लाख बोलकर बाद में कोई ऐसे हम बात नहीं करते, तो हम कर सकते वही वादा करते। मतलब आगे जिले जो किया है। I think we are having a bit of a problem with the network as far as Mr. Rakesh Shetty is concerned. What the point he was making is very very important. Please correct me if I'm wrong. What he said was Karnataka government will deliver. It's been in power for only 4 months. Chhattisgarh government has delivered on all promises. Rajasthan government has also delivered on all promises. So as far as the Congress governments are concerned, we always deliver on all our promises. That's what he said. Yes, bilkul. And the fact that the Karnataka government, and this is a very important point by the way, Pradeep ji, what Rakesh Shetty साहब mentioned, कि अगर 350 मेगावाट बिजली उनको उत्तर प्रदेश से खरीदनी पड़ रही है, वो इसलिए खरीदनी पड़ रही है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने पावर प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। जो पावर प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Exactly, sir. जी। Now, if he's there on the line, Shetty Saab, can you hear us? Not yet. I think he'll be back. I think we are still trying to fix his
his network. जी. लोगों को सर, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को वही चाहिए कि if you can provide us the kind of free transport that the Congress talks about, if you can provide us 10 kg rice that the Congress is talking about, you're giving the woman pension the way Congress is talking about, if you're talking about senior citizens. I think Mr. Shetty is ready now. Shetty साहब, you know, Rahul Gandhi ji पहले बार has lashed out at the BJP and the people who asked him questions about परिवारवाद. आज तक जब भी मोदी साहब ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के बातें करते थे, there was not an instantaneous aggressive reply from Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji today lashed out and said, what is परिवारवाद? You first tell me what is Rajnath Singh, what is Amit Shah's son, how is he qualified? Then he talked about Anurag Thakur. Now, this is what Rahul Gandhi said, the dynastic politics is there even in the BJP. Rahul Gandhi first time. आप लोग हमेशा बोलते थे, but Rahul Gandhi first time. Rahul Gandhi has retaliated. But the problem is different. The problem is from within the party. Shashi Tharoor says that this is a family run party. ये family run party है और हम लोग सरकार अगर we form the government, Rahul Gandhi will be the prime minister or Mallikarjun Kharge will be the prime minister. Now, Rahul Gandhi is aggressive. Shetty साहब, Rahul Gandhi ji aggressive है. He's taken over on this परिवारवाद head on. बोले कि BJP, nice. you answer these questions. Which is nice. Now, but you got someone within your party, Shashi Tharoor, highlighting that we are a family-run party. Rakesh Shetty ji, how? Rahul Gandhi ji aggressive है, but party उसको खींच रहे पीछे. नहीं, देखिए जो परिवारवाद का इशू है वो राहुल जी ने सही कहा कि एक लिस्ट ऑफ लीडर्स है जो भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह है, आप वसुंधरा राजे उनका लड़का निशन है, उसी तरह आप अनुराग ठाकुर का देख लीजिए, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस देख लीजिए, पंकजा मुंडे देख लीजिए, और मतलब पूरा मतलब अभी तो इनको जो परिवारवाद एनसीपी को आरोप लगा रहे थे, वैसे अजित पवार, छगन भुजबल, इनके घर पे एमएलए भी है, एमपीज भी है, और जितने भी लीडरों को भी इन्होंने अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने लेके मंत्री बना दिया. तो परिवारवाद का जो इशू है वो इशू है ही नहीं, वो देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी. लेकिन जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है राकेश शेट्टी साहब, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, परिवारवाद तो हर पार्टी में, कौन सी पार्टी में नहीं है, हर पार्टी में है. किसी का नेफ्यू, किसी की नीस, किसी का कोई, हर पार्टी में होता है. और आखिर में लोग वोट करते हैं ना सर. आप जिस मर्जी फैमिली से हो, इट इज द पीपल हु हैव टू वोट फॉर यू. सीधी बात है. अभी मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, शशि थरूर जी ने ये कहा, आपने कहा, मैंने सुना नहीं स्टेटमेंट, आप कह रहे, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार पूरे मैंडेट पे आई थी यूपीए 1 में, तो देयर वाज अ चांस ना सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी जी. यूपीए 2 में राहुल गांधी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था. राहुल गांधी जी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे. तभी ये लोग ने इतना बड़ा बलिदान दिया, कोई ये बात ही नहीं करता है. सोनिया गांधी जी को तो शरद पवार से लेकर जितने बड़े लीडर्स हैं, आपको याद होगा वो टेलीविजन का विजुअल्स कि सभी बड़े नेता जाकर मंच पे कह रहे थे, सोनिया जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए. Yes. मगर सोनिया जी ग्रेसफुली कहा कि मैंने अपने आत्मा को टटोला, मुझे ऐसा इनर वॉइस है कि मैं नहीं बनना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर. बल्कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लोकसभा से आए भी नहीं थे, इलेक्टेड भी नहीं थे, मगर सोनिया जी जानती थी कि देश में का जो हालत है, देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था और इकोनॉमिक्स को अगर कोई बेहतर समझ सकता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, करके उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर इस देश का बनाया. और एक बार नहीं, 2 बार बनाया. 2009 में सेकेंड टाइम इस देश की जनता ने मैंडेट दिया, तब राहुल गांधी तो बहुत ही एक्टिव थे. आपको पता होगा 2009 के चुनाव में सबसे 4 प्रचारक और सबसे ज्यादा भीड़ राहुल गांधी को देखने आती थी. और राहुल गांधी, ये जो मीडिया खिलाफ बात कर रहे, उसी मीडिया, वही मीडिया थी कि जो राहुल गांधी को बहुत ही यंग डायनामिक लीडर करके प्रोजेक्ट कर रही थी, यही न्यूज चैनल्स. और उसके बाद जब रिजल्ट आने के बाद राहुल जी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया प्राइम मिनिस्टर पद का पोस्ट. In fact, he did not even accept a minister's post, and that too after having been the star campaigner in Uttar Pradesh. और उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस 20 सीटें लेकर के आई थी. You won 20 seats.
in Uttar Pradesh. करेक्ट। जी, लेकिन अभी आपके खिलाफ एक आरोप है सर। आप मुझे बताइए जी, अभी आपके खिलाफ एक आरोप है कि आप जो ओबीसी की बात कर रहे हैं ना कि ओबीसी सेंसस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बीजेपी का आप पे आरोप है कि आप हिंदू समाज को दोबारा पोखर करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। इसकी वजह से, क्योंकि ज्यादातर ओबीसी आज की तारीख में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप एक बार फिर हिंदुत्व को डिवाइड करना चाह रहे हैं, हिंदू परिवार को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं सर। इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी 2014 से आज 2022 तक आप कंटिन्यूस आप लोग जाति समीकरण की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड का बात करते हैं। आप ये बात कर सकते हैं कि मुसलमानों को ये मिला, ये नहीं मिला, ये सब बात कर सकते हैं। तो ये भी तो फैक्ट है कि जाति के आधार पे भी तो देखना चाहिए कि ब्राह्मण को क्या मिल रहा है, क्षत्रिय को क्या मिल रहा है, ओबीसी को क्या मिल रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों को क्या मिल रहा है, एसटी को क्या मिल रहा है। सबका तो अधिकार है। तो वही बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते? मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ओबीसी समाज के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं क्या? राहुल जी ने तो यही कहा कि सेंसस जाति प्रमाण से अगर होगा तो उनके लिए बेहतर स्कीम बना सकते हैं, उनका भी भागीदारी में हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली में 94 IAS ऑफिसर्स हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोग ओबीसी समाज के हैं। आप समझ रहे? तो उनका भी तो भागीदार है, उनको तो हक मिलना चाहिए। वही बात हम कर रहे हैं। तो क्या हिंदू के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं और उसी हिंदू में ओबीसी भी आता है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो? तो हमारा तो यही बात है कि ओबीसी इस देश में 54% है, तो उनको भी तो भागीदार दीजिए, उनको भी तो अधिकार दीजिए। और ये मांग मुझे लगता है गलत नहीं है, सही है। शेरी साहब, राहुल गांधी जी had a fantastic road show in मिजोरम में जबरदस्त लोगों के साथ उनका संपर्क था। पीपल अप्रिशिएटेड, पूरे फ्लॉक एक साथ आए, जैसे जोड़ो यात्रा में जा रहा था, लोग साथ साथ चल रहे थे उनके, जबरदस्त तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिला। राहुल गांधी जी वहां कहा कि आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्रीडम, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडिशन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन। BJP and RSS has always targeted me and the Congress. We are going to fight this fascist forces. But शेट्टी साहब, क्या आज फ्रीडम, ट्रेडिशन, रिलीजन खतरे में है जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं? Is it under threat? Correct. It is definitely under threat because मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपने ये सुना है ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है बीफ बैन होना चाहिए। बिल्कुल। सुनो सर, बिल्कुल। यस। आप उधर पूछिए बीफ बैन है कि नहीं है जी। अरुणाचल प्रदेश में पूछिए बीफ बैन है कि नहीं है, गोवा में पूछिए बीफ बैन है कि नहीं है। ये जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, इधर देखिए सर, 19 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है। वो लोग बोलते हैं ना कि एक देश एक कानून, कितना दोगलापन है मैं आपको अभी बताता हूं। सिर्फ 10 स्टेट में बीजेपी स्टेट में बीफ बैन है, बाकी 9 स्टेट में बीफ बैन नहीं है। तो मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, आसाम हुआ, ये सब स्टेट में ये इनका सब कल्चर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया और हिंदी हार्टलैंड से कंप्लीटली अलग है। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं, मुंबई में आप डॉग को मार नहीं सकते, मगर नागालैंड में डॉग को पकड़ते भी है, खाते भी है। वो उनका कल्चर का भाग है, तो कैसे रोक सकते हैं हम उनके कल्चर के भाग को? और वो आज से नहीं है, वो करीबन हजारों साल से उनका वो कल्चर का पार्ट है, ट्रेडिशन का पार्ट है। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी जो जनता को बड़े मंच पे जो बोलती है वो दरअसल झूठ है, धोखेबाजी है। क्योंकि वो बोलने के लिए 1 नेशन 1 लॉ बोलती है। जीएसटी जब लाया तब बोला ना 1 नेशन 1 लॉ, तो जीएसटी आपने पेट्रोल, डीजल और लिकर के ऊपर क्यों नहीं लगाया? अपने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के ऊपर आप देखोगे 70-80% से ज्यादा टैक्सेस लगे हुए। व्हाई डोंट यू गेट इट इनसाइड जीएसटी? क्योंकि आपको पता है कि आज जो पेट्रोल का प्राइस 100 के ऊपर है, तो सीधा 60 या 70 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब राजनीति जो है अपना कन्वीनियंस का करते हैं। उनका कोई भी एजेंडा आप देख लो, कोई भी फ्रेमवर्क आप देखो, उसमें आपको मालूम पड़ेगा 1 नेशन 1 लॉ बोलते हैं, किधर भी 1 लॉ नहीं है।
ये सेम मिजोरम में जब राहुल गांधी जा रहे हैं ना, वहां पे अपना खुद का अलग रूल, अलग ट्रेडिशन चलता है। जैसे कश्मीर में 370 हटाया आपने, वो सब 7 सिस्टर में 370 सेक्शन, वहां पे भी आप जाके लैंड खरीद नहीं सकते। कल राजू बजाज बोलेगे मैं जाता हूँ मिजोरम में, अरुणाचल में लैंड खरीदता हूँ, आपको वहां पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे 371 कलम है और वहां का लोकल आदमी ही वहां का लैंड ले सकता है। तो इनका जो बड़े बड़े भाषण हम सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी का, ये सरासर झूठ है। और उनका अपोजिशन के लिए अलग रूल है, मापदंड है, और अपने पार्टी के लोगों के लिए अलग मापदंड है। राहुल गांधी जी ने आगे जाकर कहा कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर द स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन वाइप्ड आउट। राहुल गांधी जी कहा कि यू हैव डिस्ट्रॉयड द स्मॉल बिजनेसेस, आपने एमएसएमईज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एमएसएमईज वो जॉब प्रोवाइडर्स, जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये छोटे छोटे उद्योग ही प्रोवाइड कर रहे थे। थोड़ी जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन, राहुल गांधी जी ने दो चीज उन्होंने हाईलाइट किया, मतलब जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस हैज डिस्ट्रॉयड द स्मॉल बिजनेसेस, created unemployment, jobs are not there, and Prime Minister Modi is only considering providing benefits to big industrialists. और राहुल गांधी जी ने क्लियर कट अडानी जी के नाम लिए कि यू आर प्रोवाइडिंग all benefits only to giant industrialists like Adani ji. You are not at all bothered about the small businesses, and GST and demonetization has been the biggest failure of the government. क्या आप, how do you talk about this, Shetty साहब? See, after गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन किया और उसके बाद जीएसटी किया, इसके कारण करीबन 60 लाख स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है पूरे देश में। और उसके बाद करीबन 12 करोड़ लोगों ने, होल ऑफ कंट्री में बात करो, 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां हाथ से खो गए और उनके पास और दूसरा कोई अल्टरनेटिव बिजनेस नहीं है, इनकम सोर्स नहीं। तो इस देश में ऐसा पॉलिसी बनाया जा रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब से गरीब, मिडिल क्लास गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन भी था, वो अनप्लान था, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बात करना था, वो भी नहीं किया। आज जीएसटी भी आपने जब इम्प्लीमेंट किया तो आप बोलते हो जीएसटी बहुत बड़ा सक्सेस है। आपको पता है मोर देन 95 डिफरेंट नोटिफिकेशन निकालना पड़ा आपको जीएसटी लॉन्च करने के बाद। अरे हाँ, इस चीज को हमने ज्यादा लगाया, उसको आपने चेंज किया, तो 94 नोटिफिकेशंस निकाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएसटी के बाद, मतलब उसको ठीक करने के लिए। अगर सब चीज आप पहले किया हो जाता तो इतना बड़ा नुकसान इस देश के जनता को नहीं फेस करना पड़ता। आज मैं आपको बता रहा हूँ 60 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 60 लाख micro and small industries have been shut down. That used to employ crores of people. Crores of people. Yes. That's right, absolutely true, absolutely true. And nobody is held accountable. Nobody is taking responsibility for it, most importantly. लेकिन यहाँ पे शेट्टी साहब एक चीज़ है आपसे दो सवाल हैं एक्चुअली। एक, जो आपका ट्रेडिशनल वोटर था, स्पेशली मुस्लिम वोट जो था, माइनॉरिटी वोट जो था, वो वापस आपके पास आ रहा है, ये देखने को मिला है। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट वोट जो था वो भी पहले कांग्रेस के पास ही था टिल द बीएसपी केम अलोंग। अब सुनने में ये आया है कि वो भी वापस जा रहे हैं कांग्रेस के पास। इज दैट ट्रू मिस्टर शेट्टी? सर ऐसी बात है कि ये दो तो आप बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में अच्छे दिन की बात की एंड इसने कहा कि मैं सीईओ बन के काम करूंगा, तो करीबन 6 to 7% ऑफ यंगस्टर्स इमीडिएटली, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे 2019 में और 2014 के भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वी ऑब्जर्व दैट 7% ऑफ एजुकेटेड अर्बन सिटीज के बच्चे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगे। आज 9 साल का इनका कामकाज देखने के बाद ये आप माइनॉरिटी बता रहे, ओबीसी बता रहे, एससी एसटी बता रहे, एक चीज मैं कह रहा हूँ 7% वो जो शिफ्ट हुआ था फर्स्ट टाइम 2014 में और 19 में, वो बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप इस 2024 के इलेक्शन में देखोगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है जो हमारा अर्बन में एजुकेटेड क्लास है, क्योंकि वो समझ चुका है कि पिछले 9 साल में
किस तरह उद्योगपति को बेनिफिट किया गया और गरीबों के खिलाफ अत्याचार किया गया, ये उनके सामने स्पष्ट है। बिकॉज वो सिर्फ इंडियन चैनल से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट पढ़ते हैं और वो पढ़ते ही समझते भी हैं। और जो जागरूक लोग हैं ना इस सिटी में, एजुकेटेड का, जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट डाला था, वो 6 to 7% वोट में आपको कह रहा हूँ, वो आपको शिफ्ट करने का देखेंगे चुनाव में आगे। शेट्टी साहब, यू नो बीजेपी इज टेकिंग क्रेडिट फॉर 370। आप आर्टिकल 370 की बात किए, बीजेपी सिंह लुक इस शारदीय नवरात्रि में फर्स्ट टाइम सिंस 1947 कुपवाड़ा के शारदा मंदिर में पूजा हुआ। यू नो वी कुड डू पूजा, ही सेड दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। राइट फ्रॉम 1947 से लेके आज तक वहां पर पूजा नहीं हुआ था, नॉट अलाउड टू डू पूजा। Now this is the transformation, this is the changes that Prime Minister Modi, Article 370, access for Indians into Kashmir with ease and ease of business, अलग-अलग प्रकार के tourism increase, हर चीज बात कर रहा है। But today BJP was highlighting the very fact that after 1947 you could offer prayers and puja in that particular Sharda temple. Is it not an achievement, Shetty साहब? सर आज 1 महीने नहीं हुआ, 5 बड़े-बड़े अधिकारियों को, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का और करीबन 4 लोग इंडियन आर्मी के आतंकवादी हमले में वो मारे गए, शहीद हुए हैं। 370 हटाने के बाद क्या आतंकवादी गतिविधियां कम हुए इस देश में कि बढ़ी है? वहां पे इंटरनेट बंद है, वहां पे लोगों को आप हाउस अरेस्ट रखते हो और आप कहते हो कि डेवलपमेंट कहाँ पे है? डेवलपमेंट कौन सा इन्वेस्टर आज जम्मू कश्मीर में जा रहा है? वो कश्मीरी पंडित के ऊपर इन्होंने कश्मीर फाइल्स करके एक पिक्चर को खुद भारतीय जनता पार्टी प्रमोट किया। उसके बाद इतने कश्मीरी पंडित सड़क पे आके चिल्लाने लग गए कि हमारे ऊपर इतने साल से जो अत्याचार हो रहा है, भारत मोदी सरकार आके 6-7 साल हो गया, अभी तक हमें कोई रिलीफ मिला नहीं है और वो लोग घाटी छोड़कर आ रहे हैं। तो इधर है डेवलपमेंट। आप मुझे बताओ कौन सा मल्टीनेशनल ने जम्मू कश्मीर में एक फैक्ट्री लगाया? यार आईटीसी ने जाके होटल खोलने वाली थी, इधर खुला एक होटल भी वहां पे। तो आतंकवादी गतिविधियां वहां पे बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और 1 महीने के अंदर 5 जवान हमारे शहीद हुए, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। तो मोदी जी भले क्लेम करते रहे, परसों के दिन एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत ही चुपके से एक हमारे आतंकवादी गतिविधियों में एक और जवान हमारा एक्सपायर हुआ, तो बहुत ही चुप की तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया ताकि कोई और मीडिया और नेशनल मीडिया को पता ना चले। तो ये सब मेजर न्यूज चैनल्स क्या कर रही है कि जो भी ऐसे गतिविधियां उसको अंडर द कारपेट डाल रही है और बहुत ही अच्छा पिक्चर देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। मगर कश्मीर की जनता भी जानती है, वहां पे अभी अगर वहां के लोग खुश हुए तो वहां पे अभी हुआ ना पंचायत इलेक्शन, कांग्रेस स्वाइप कर लिया वहां पे। अगर उतना ही वो लोग खुश थे 370 हटाने के बाद, तो वहां पे आपको वोट मिलना चाहिए। कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेस ने स्वीप द इलेक्शंस है। Yes, yes. Absolutely true. You won the Hill Council. कारगिल का जो हिल काउंसिल है आप लोगों ने जीता है. But that is after Mr. Rahul Gandhi's motorcycle yatra all the way up to Kargil and Ladakh. You won the Hill Council, on that there is no doubt, along with the National Conference of course. और इसके ऊपर भी आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है कि जो पाकिस्तान लविंग फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा जो हैं, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो आपके साथ हैं. सर राकेश शेट्टी साहब. मुफ्ती महबूबा तो आप भारतीय जनता पार्टी तो उनको इतने क्रिटिसाइज करते थे, मगर हमने देखा कि पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, उसका अलायंस कौन था सर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन था सर? जी, मुफ्ती जी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। शी वाज द चीफ मिनिस्टर। इनका जो लीडर था वो डेप्यूटी सीएम बना था जम्मू कश्मीर में। Yes. और 2.5 साल बाद उनका अलायंस टूटा है। तो वही ना, जब वो अलायंस पार्टनर उनके थे तो वो देशभक्त थे, जैसे वो इंडिया करके अलायंस में आ गए तो वो देशद्रोही हो गए। तो ये सबको सर्टिफिकेट देने का बात करते हैं। जो पत्रकार उनकी तरफ है उनको वो देशभक्त बताएंगे, जो पत्रकार उनके खिलाफ है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बनाएंगे। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप भी अर्बन नक्सल हैं सर राकेश शेट्टी हाँ, साहब. बिल्कुल। मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला कांग्रेस बीइंग रन बाय अर्बन नक्सल्स.
ये क्या होता है सर अर्बन नक्सल, कुछ समझाए जरा, मुझे समझ में नहीं आया। ये तो देखो नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अर्बन नक्सल, किसान आंदोलन करेंगे तो खालिस्तान में जोड़ देते हैं। मुसलमान ने अगर थोड़ा प्रोटेस्ट कर लिया तो उनको अलकायदा से जोड़ दोगे या इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दोगे। आदिवासी आ गए तो उनको मॉइस बना के गोली मारोगे। तो स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग करके मार देते हो। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। बट शेट्टी साहब, मोदी साहब का कहना है कि योर डिसीजंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिसीजंस मेनली आउटसोर्स किया जा रहा है। मोदी साहब कह रहा है इट्स आउटसोर्स्ड एंड ही सेज जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के अंदर उनको मुंह पर ताला लगा दिया है, बोलने नहीं देते, उनके डिसीजन होता नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और फिर बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेन चालू हो गया कि चाइनीज गांधी, फिर वो न्यूज क्लिक का ये। तो is there no democracy within the Congress? Is the decision making of Congress outsourced to other countries? अगर कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं होता तो इस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी होते परमानेंट। मगर लास्ट टाइम आपने देखा कि चुनाव हुआ, चुनाव में 3 प्रत्याशी लोगों ने फॉर्म भरा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भरा, शशि थरूर ने भरा, के.एन. त्रिपाठी करके झारखंड के एक लीडर ने बना। के.एन. त्रिपाठी जी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाद में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़े तो मैक्सिमम वोट खड़गे जी को मिला, वो प्रेसिडेंट है। आज भी जो भी डिसीजंस हो रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ले रहे। तो इधर है मतलब इनके पार्टी में जो भी डिसीजन हो रहा है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 लोग ले रहे। परसों अमित शाह चले गए थे राजस्थान, वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वहां पे लोग नाराज है। आप मध्य प्रदेश में 4 टाइम्स मतलब आपसे भी ज्यादा, मतलब नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा टाइम जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, वहां पे आप जाके बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश में कि आप कमल के चिन्ह को देख के वोट डालो, कमल ही हमारा लीडर है, कमल ही सब कुछ है, बाकी किसी लीडर को मत देखो। मतलब आप आपके ही सिटिंग चीफ मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है आपके जो बड़े बड़े लीडर थे उनको आज ऐसा बारी आ गई कि केंद्रीय मंत्री को एमएलए का टिकट देकर चुनाव में लाना पड़ रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमएलए लड़ा रहे हो। तो ये अगर परिस्थिति अच्छा होता है और मोदी का जादू अभी भी अगर चल रहा होता तो आप किसी भी टॉम डिक हैरी को चुनाव में लड़ा के जिता सकते थे। अगर आज परिस्थिति ऐसा क्यों हुआ है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन मिनिस्टर्स को एमएलए के चुनाव में लड़ने का टिकट देना पड़ रहा है और उनसे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप जाइए ग्राउंड में चुनाव लड़िए। जी दुरुस्त बात है। और यहाँ पर तो ये हुआ कि मध्य प्रदेश में आदरणीय सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम ही नहीं आ रहा कहीं। मतलब मैं तो ढूंढ रहा हूँ, वो आप खोज पाए उनको, कहाँ है अभी वो शिवराज सिंह चौहान? अरे उनको तो पोस्टर से गायब करवा दिया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं डालने दे रहे पूरे मध्य प्रदेश के जो भी पार्टी के बैनर्स आ रहे हैं उसमें उनका फोटो गायब कर दिया। नहीं तो मेरा ये कहना है सर राकेश शेट्टी साहब चलते चलते कि भाई ठीक है, मोदी जी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर टुडे इन द कंट्री, लेकिन मोदी जी विल नॉट बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान और मिजोरम। तो वहाँ अभी तक बीजेपी ने अपने सीएम अनाउंस नहीं किए हैं। मतलब हमें सबको मालूम है कि साहब अगर छत्तीसगढ़ में आप लोग जीते तो आदरणीय बघेल साहब बनेंगे, अगर मध्य प्रदेश में जीते तो कमलनाथ जी बनेंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी 100% बनेंगे, तेलंगाना में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई बिलीव योर प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना हैज डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नाम तो उन्हीं का आ रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से मतलब व्हाई दिस कंफ्यूजन? नो रीजनल लीडर्स कोई है नहीं क्या? मतलब उनको सबको खत्म कर दिया क्या, सफाया कर दिया उनका क्या? वो एक जमाने में बीजेपी के पास जबरदस्त रीजनल लीडर्स हुआ करते थे। देखिए क्या है कि आप जब किसी अपने पार्टी कलीग के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है और आपके पार्टी कलीग को आपको अपॉर्चुनिटी नहीं जब देना नहीं है तो आप इस तरीके का हथकंडे आप अपनाते हो। सबसे पहली बात आप देखना कि मैं जैसा ये 5 राज्यों का रिजल्ट आएगी तो कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी में जीतेगी। हाँ, इसलिए नहीं जीतेगी कि हम बहुत ताकतवर है, इसलिए भी जीतेगी क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता नाराज है।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो लोगों से, इंसल्ट करना सीनियर लीडर्स को, कुछ नहीं समझना। आप राजस्थान जाते हो तो वहां पे 2 टाइम्स मुख्यमंत्री वसुंधरा को आप पूछते नहीं है, तो दिस इज नॉट, इसको ही डिक्टेटरशिप बोलती है। और ये लोकतांत्रिक देश है और राज्यों में अपना स्टेट लीडर्स का एक प्रभाव होता है, ये माने या ना मानो। आप गुजरात से बाहर इनका कुछ नहीं है। आज आप उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वहां पे नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पूछ रहा, योगी आदित्यनाथ को पूछ रहा है। योगी आदित्यनाथ हैज बिकम लार्जर देन लाइफ, वो अब भारतीय जनता पार्टी का वहां से फ्यूचर लीडर है। तो नरेंद्र मोदी ने सब लीडर्स को जो आइसोलेट करने का कोशिश किया, इधर देवेंद्र फडणवीस को भी कर लिया, सबको कटिल, इसका असर इनके ग्रासरूट कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता पे हो रहा है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, आप देखिए। तो राकेश शेट्टी साहब ये भी बता दें, क्या अगला टारगेट योगी आदित्यनाथ जी हैं भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, ये तो आपको पता नहीं है, बट हमारे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपना छवि वहां पे बढ़ा रहे, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह नॉट वेरी हैप्पी विद हिम। और आने वाले दिनों में आप देखो एक दूसरे को चेकमेट करने का काम ये लोग जरूर करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलते चलते एक प्रेडिक्शन सर, प्रेडिक्शन 5 स्टेट इलेक्शंस, किस स्टेट में जीत रहे हो सर? नहीं, मेरे को 5 स्टेट में पूरा आशा है और जो गारंटेड है सिर्फ तेलंगाना में वी आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, बट आउट ऑफ 5 4 स्टेट इज फॉर श्योर। 4 states you sure, right? Wonderful. Fantastic. Congratulations. But आपके अध्यक्ष राहुल गांधी जी confident about 5 out of 5. Now he says 5. शेट्टी साहब 5 out of 5 राहुल गांधी जी। Wonderful. Thank you. Wonderful sir, wonderful. Rakesh Shetty sir, always a pleasure talking to you. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Jai Hind, sir.